नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और प्रख्यात साध्वी उमा भारती जी को। उमा भारती जी इसके पहले उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के बनवाने के लिए आंदोलन करती रही हैं, लेकिन इस बार उनकी भूमिका थोड़ी बदली सी नजर आ रही है और इस बार वे चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिले और उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भागीदारी हो। उमा जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जो ये नई भूमिका में आप दिख रही हैं और जो जानकारी मिल रही है हम सबको कि आपको 403 विधानसभा क्षेत्रों का दायित्व दिया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम और नेता हैं जिनको कि किसी को 50 विधानसभा क्षेत्र, किसी को 100 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बदली भूमिका को आप किस रूप में आप जब बोल रहे थे, मेरा परिचय करा रहे थे, तभी मैं सोच रही थी कि जब आप पूछेंगे तो मैं आपको उत्तर में बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब भी मैं बहुत घूमी हूँ। फिर जब दूसरा चुनाव हुआ 93 में, तब भी मैं उतना ही घूमी और इसी प्रकार का दायित्व मुझे दिया गया। तब तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, तो 90 सीटें और इसके अंदर जुड़ी हुई थी। इसलिए ये पहली बार नहीं है कि, बल्कि मैं राम जन्मभूमि के समय पे कम घूमी हूँ, उसके बाद पॉलिटिकली ज्यादा घूमी हूँ। राम जन्मभूमि के समय पे तो मैं तब घूमी जब ताला खुला और पूजा शुरू हुई, ताला खोल करके दर्शन करने की जाने की जब शुरुआत हुई, तो उस समय पे जो एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि हम वहां जाकर के नमाज पढ़ेंगे, उस समय पे जिन लोगों को आहूत किया गया था यहाँ पर घेराबंदी करने के लिए अयोध्या की, उस समय में राम जन्मभूमि से इन्वॉल्व हुई। लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरोकार भी उतना ही पुराना है जितना कि राम जन्मभूमि आंदोलन से। नहीं, सवाल सरोकार का नहीं है। सवाल ये है कि आपकी जो छवि रही है उत्तर प्रदेश और देश की जनता में, अपने जुनून की पक्की, राम मंदिर के लिए सब कुछ समर्पित करने वाली नेत्री के रूप में रही है और इस बार जो आपकी भूमिका दी गई है वो पूरी तरह से सियासी है, पॉलिटिकल है और उस स्थिति में दी गई है जबकि भारतीय जनता पार्टी पर भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं या उत्तर प्रदेश के बाकी दलों पर लगे हैं। आम जनता की जो अपेक्षाएं रही हैं आपसे, उसको कैसे आप पूरा करेंगे? भ्रष्टाचार की जहां तक बात है तो भ्रष्ट तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का फिर उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है। जैसे येदियुरप्पा पे जो आरोप लगा वही शीला दीक्षित पे लगा, लेकिन कांग्रेस ने शीला दीक्षित का बचाव किया। खुद प्रधानमंत्री ने चिदम्बरम का बचाव किया, लेकिन हमने येदियुरप्पा का बचाव नहीं किया। जब येदियुरप्पा के ऊपर कार्यवाही हुई, उनने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, उसके बाद जब वो जेल गए तो हम में से कोई भी नेता उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए भी और भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि वो ठीक क्लीन आउट होकर के आवे, लेकिन हम सब ने पूरी तरह से यही दिखाया कि हम भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है और हम भ्रष्टाचार की निंदा करेंगे, उसको हम संरक्षण नहीं देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन है, हम उससे बिल्कुल भयभीत नहीं। अब रही दूसरी बात, मैं फिर आपको याद दिलाऊंगी कि मैं मध्य प्रदेश में भी सरकार बना चुकी हूँ, मैं केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हूँ, इसलिए सियासी भूमिका मेरे लिए कोई नई नहीं है। हाँ, मेरी नियत ही ऐसी है कि मुझे कठिन डगर दी जाती है और भगवान की कृपा से वो मेरे लिए आसान हो जाती है। लेकिन जब उस डगर को आप आसान बना देती हैं तो उसके बाद आपको बहुत ही खूबसूरती से उस रास्ते से अलग हटा दिया जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं उसकी, क्योंकि मैं तो वैसे भी अपने आप को बहुत बुद्धू किस्म का इंसान समझती हूँ और मैं तो इसी में खुश रहती हूँ कि मैं लिट्टी चोखा खाने की बहुत शौकीन हूँ और मुझे रात में 7-8 घंटे सोने को मिल जाए। मेरी प्रसन्नता का विषय इतना ही होता है और मुझे किसी नदी के किनारे बैठना अच्छा लगता है, गाय और कुत्ते की संगत में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो इतने ही प्रसन्नता के विषय हैं। अगर मेरे से बड़े बड़े काम हो गए, मैंने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को हरा के सरकार बना के दिखा दी, कर्नाटक में भी तिरंगा आंदोलन के बाद ही बीजेपी की स्थितियों में सुधार आया, केंद्र में भी। जब अलग बात है कि तिरंगा आंदोलन के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी ने स्केपगोट बना दिया था, उसके मुझे कुछ दुख नहीं रहता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं दूसरे की गलतियों को याद करूंगी तो मुझे तकलीफ होगी और मैं अपनी गलतियों को याद करूंगी तो एक संतोष होगा मुझे कि मैंने भी गलतियां की थी। मैंने तय किया कि अपनी गलतियां याद रखना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरों ने गलतियां नहीं की, मैं अपनी गलतियों को याद रखूंगी। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में तो मुझे शुरू से ही लग रहा था कि यहाँ के लोग थक गए, छक गए और बिल्कुल बिहार के जैसी मानसिक स्थिति हो गई। मुझे याद है बिहार में जो चुनाव हुआ था, एक 2004 में हुआ और एक 2005 में हुआ। उस समय पर मैं देख रही थी लालू और राबड़ी ने इतने प्रकार के पैंच यूज किए चुनाव जीतने के लिए, कभी माई का लाल, कभी भूरा बाल, ये सब पूरा हुआ वहां पे फुल।
और फिर सामाजिक न्याय और ये सब हुआ, लेकिन अंत में लोगों को लगा कि हमको रोटी और रोजगार तो मिले ही नहीं, और वो चीज मुख्य विषय हो गया। और लोगों के लिए इतनी मुश्किल हो गई बिहार में, जो हालत अभी उत्तर प्रदेश की है, मर्डर हो रहे, लड़की को थाने के अंदर बलात्कार करके वहीं टांग रहे, पुलिस उसको आत्महत्या कह रही, सीएमओ जेल से बाहर ले जाके मारेगा और फिर अंदर वापस टांग दिया उनको, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की, सारे साक्ष्य मिटा दिए। अपने आप में उत्तर प्रदेश इस मामले में अभूतपूर्व है, जो यहाँ की कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में हमने मायावती के खिलाफ खुले सबूत दिए हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो केंद्र सरकार के डिफरेंट विंग्स हैं उनको हमने दिए हैं, और मैं इसके लिए तैयार हूं कि मैं गलत हूं तो मायावती मुझे जेल भिजवाए, मेरी चुनौती स्वीकार करे, और अगर मैं सही हूं तो मैं मायावती को जेल भिजवाऊंगी। तो इसलिए ये वो मुद्दे हैं जो इस चुनाव में काम आएंगे। और यहाँ पर फिर कौन है जो दूध का धुला होगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि अपराधियों के साथ साठगांठ की जो शुरुआत हुई है वो तो कांग्रेस ने की। कांग्रेस अपराधी के सहारे चुनाव जीतती थी, उसका भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा ने अपराधियों को टिकट देने शुरू कर दिए। जब हम मिली जुली जब सरकार बनी तो आपकी सरकार ने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे सामने एक ही विकल्प था कि या तो हम सरकार बनाए या सपा या बसपा सरकार बनाए। आपको उस समय की याद है कितनी उठापटक हुई थी। अगर हम उनको बनाते तो और लोग अजगर के मुंह में चले जाते। मान लीजिए हमने किसी का समर्थन लिया भी, लेकिन हमारे कार्यकाल में भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षण नहीं मिला। उमा जी, दो चीज इतिहास गवाह है कि जिस समय आपकी कोलिशन सरकार बनी थी और कांग्रेस पार्टी और बीएसपी को तोड़ के विधायकों को मंत्री बनाया गया था, तो आपराधिक रिकॉर्ड वाले करीब 1.5 दर्जन लोग थे जिनको कि मंत्री बना दिया गया था कल्याण सिंह जी की मंत्रिमंडल में। और यह भी गवाह है कि मुलायम सिंह से राजनीतिक तौर पर निपटने के लिए आपकी पार्टी ने इटावा से मलखान सिंह को टिकट दे दी थी। क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बराबर की जिम्मेदार नहीं है अपराधीकरण की? जब आप कोलिजन की पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई और भी सरकार बनाएगा। और जो आप देखिए ना, हमने कोलिजन की सरकार बनाई और यूपीए ने भी कोलिजन की बनाई। हमारे समय पर महंगाई कंट्रोल में रही, यही करुणानिधि थे, यही लोग थे, यही जयललिता थी, यही लोग थे। प्रकारांतर से यही ममता बनर्जी थी, हमारे साथ एनडीए में थी, अब ये यूपीए में है। ये लोग उस समय हमारे साथ थे तो ये महंगाई और भ्रष्टाचार को काबू करने में साथ दे रहे थे। आज महंगाई और भ्रष्टाचार के रहते हुए उनके साथ उत्तर प्रदेश की भी यही दुर्गति होती। हमने बल्कि कोलिजन की सरकार चला करके हमने उत्तर प्रदेश को बचा लिया उस विभीषिका से, जिसमें अंत में उत्तर प्रदेश जाकर के गया। आप तो हमें बताइए कि जब हमारी सरकार थी तब क्या हमने किसी भ्रष्ट व्यक्ति को उस समय के किसी भ्रष्टाचारण के लिए क्या हमने उसको माफ किया? हमने नहीं किया। हमने किसी को संरक्षण नहीं दिया भ्रष्टाचार के लिए। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि कंट्राडिक्शंस का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आता है? मैं ये मानती हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की धारा में कोई आकर के मिलता है तो वैसा ही हो जाता है जैसे कि हम होते हैं। और जब तक वो हमारे साथ रहता है उसका नो नॉनसेंस एटीट्यूड रहता है। हम ना भ्रष्टाचार अलाउ करते हैं ना अपराध, क्योंकि हमारे सामने चॉइस ये होती है कि हम राज्य की जनता को कहाँ जाने दें। तो अगर हम इनको सपा और बसपा के साथ हमने बचा तो लिया कम से कम कुछ समय के लिए, आगे भी अब पहली बार ऐसा होगा, आप देखिएगा बिहार के जैसा, कि यहाँ पर लोग क्लियर मेजोरिटी देंगे। वो सपा को भी देके देख चुके, बसपा को तो क्लियर मेजोरिटी देके देख चुके। तो चोर ने आराम से लूटा, मतलब स्थायित्व तो था लेकिन स्थायित्व के साथ चोरी और डकैती हो रही थी, स्थायित्व के साथ मर्डर और रेप हो रहे थे। अब लोगों की समझ में आ गया है, लोगों को स्थायित्व भी चाहिए और सुशासन भी चाहिए, और स्थायित्व और सुशासन दोनों की हमारी दावेदारी है। जिन अपराधियों को आप सीधे तौर पर टिकट नहीं देना चाहती हैं, उन अपराधियों को आप लोग बैकडोर से जनता दल यूनाइटेड का टिकट दिलवाने जा रहे हैं, और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम सीटें छोड़ी जा रही हैं। ये सब अफवाहें हैं, और जनता दल यूनाइटेड के लिए हम कितनी सीटें छोड़ेंगे और छोड़ेंगे कि भी नहीं छोड़ेंगे, इस पर एक नीतिगत निष्कर्ष पर हम पहुंचे ही नहीं है। और ये अब 2-3 अफवाहें हमारे बारे में चल रही हैं, जिसमें से एक ये चल रही है कि हम बसपा का साथ देंगे, ये बसपा ने फैलाई है, और ये सपा ने फैलाई है, क्योंकि दोनों को अनुकूल है। जबकि हकीकत यह है कि सपा और कांग्रेस की मिली भगत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, और अभी बसपा और कांग्रेस की मिली भगत भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। पिछड़ी जातियों का आरक्षण का हक मारा है अभी यूपीए की सरकार ने। ना मुलायम सिंह ने एक शब्द बोला है, ना मायावती ने, इसलिए इनका ये पाखंड भी अभी उजागर हुआ है। तो ये तो अफवाहें हैं जो लोगों के बीच में सर्कुलेट की जा रही हैं। हकीकत यह है कि हम ही एक ऐसी पार्टी हैं, जब भी हम यहाँ सरकार में थे तो भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण सामने नहीं था, और अपराध का ग्राफ हमने हमेशा कंट्रोल में किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद उमा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यक आरक्षण को लेके समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इतनी चुप क्यों है, उसके पीछे क्या कंपल्सन है इन दोनों दलों का।
उमा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। आपने खास मुद्दा उठाया कि अल्पसंख्यक आरक्षण के सवाल पर बहुजन समाज पार्टी और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी चुप्पी क्यों साधे? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे? मुझे इसके पीछे जो बात लग रही है कि उन्हें लगता है कि पिछड़े तो हमारी जेब में ही रखे हैं, ऐसा मुलायम सिंह मान करके चल रहे हैं, इसलिए इनको तो हम चाहे जैसा कर दें। लेकिन मुस्लिम वोट एक ऐसा है जो एक मोहिनी का काम कर रहा है, जिसमें सुर असुर सब लड़ पड़ी थी, किसके गले में माला डालती है, और इसलिए मुस्लिम वोट के लालच में ये सब पार्टियां बिल्कुल चुप्पी साध गई और इनने पिछड़ों का हक पूरी तरह से खत्म होने दिया। मैं तो इसको मुसलमानों के भी हित में नहीं मानती, क्योंकि अभी तक तो जो 27% आरक्षण था उसमें जो मंडल में लिस्टेड अति पिछड़ी मुस्लिम जातियां हैं वो कहीं से भी कोई भी पार्टी उनको खड़ा कर सकती है। अब 4.5% कर देने का मतलब है कि अब उनको भी सीमित कर दिया गया। इसलिए मुझे तो लगता है कि जो संविधान सभा के समय पर जब कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो मुस्लिम सदस्यों ने विरोध किया था, ये कह के कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है, और उनकी बात सही निकली। आज कश्मीर आतंक का अड्डा बन गया। मुझे लगता है कि ये जो आरक्षण है ये भी मुसलमानों के साथ भेदभाव है, और इसमें देश की सबसे ज्यादा हानि हुई है। और सबसे खराब बात है कि कांग्रेस की बेहद घिनौनी राजनीति का बहुत ही गंदा चेहरा है जो कांग्रेस ने दिखाया। लोकपाल की जब बात चल रही है पूरे देश में, एक सनसनी फैली हुई है, उस समय पर चुपके से इसको कर देना, ये एक ऐसी घिनौनी विभाजनकारी मानसिकता है। अगर आपको स्मरण हो कि आरोप हम लोगों पर लगाना कि हम अलगाववाद की बात पैदा कर रहे हैं देश में, हमारे रहते हुए तो अलगाववाद कभी हो ही नहीं सकता। हकीकत यह है कि एक बार कांग्रेस ने विभाजन किया, अपने सत्ता के मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान बन जाने दिया, और आज तक इसके उदाहरण मिलते हैं कि थोड़ी गम अगर खाई होती तो भारत का विभाजन न हुआ होता। लेकिन ये कई लोगों की इच्छा थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो रास्ता एक ही निकलता था कि जिन्ना का मंसूबा कैसे पूरा हो, और जिन्ना ने अपने अंत में अपना मंसूबा पूरा करने के लिए एक अलग देश बना डाला। उस समय पर ये सारे कांग्रेस के ही तो नेता थे, इन्हीं ने देश का विभाजन हो जाने दिया, और दोबारा ये देश के विभाजन की तैयारी है। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि 9% होना चाहिए आरक्षण, मायावती भी कह रही है कि 4.5%। मुलायम सिंह और मायावती तो ऐसे लोग हैं कि ये वोट के लिए किसी की भी जय बोल देंगे, पाकिस्तान की भी जय भी बोल देंगे। मुझे मैं कभी इन चीज़ों को माफ़ नहीं कर सकती। जिस तरह से मुलायम सिंह ने लंदन में जाकर के पाकिस्तान के लोगों की प्रशंसा की थी, इस्लामिक सेंटर में जाकर के, तो ऐसे लोग हैं, इन्हें देश से मतलब नहीं, समाज से मतलब नहीं, इनकी जेबें भर जाएं, इनके घर वालियों को टिकट मिल जाए, इनके बच्चों को टिकट मिल जाए, और ये जाति के गणित में ऐसा उलझाए हैं यहाँ के गरीब लोगों को। अब की बार ये चक्र टूटेगा, हम तोड़ेंगे इसके दुष्चक्र को। उमा जी, लेकिन कहा तो ये जाता है कि एनडीए के शासनकाल में अगर किसी भी गैर एनडीए पॉलिटिकल पार्टी या नेता का सबसे ज्यादा काम हुआ और सबसे ज्यादा संरक्षण दिया गया तो मुलायम सिंह थे, और अटल जी के सबसे चहेते लोगों में मुलायम सिंह माने जाते थे और अमर सिंह माने जाते। देखिए, हम विद्वेष की राजनीति नहीं करते, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम से बोलते ही हैं, एक दूसरे का सम्मान करते ही हैं। मैं खुद जब सोनिया जी को मिलती हूँ तो मेरा बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन जहाँ हमारा विरोध है ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप अच्छे संबंधों का मतलब ये नहीं चाहिए कि हाथ मिलाया हुआ है। अच्छे संबंध होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ वैषम्य रख सकते हैं, वैचारिक विरोध रख सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। लोकतंत्र में तो लड़ाई ऐसी ही होती है। ये भी एक फैक्ट्स है कि जिस समय विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन चल रहा था राम मंदिर बनवाने के लिए, उस समय भी मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और कहा जाता है कि उस समय के तमाम बड़े नेताओं को जो संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे, उनको परोक्ष रूप से लगातार सरकार की तरफ से मदद दी जा रही थी। मैं तो राम जन्मभूमि आंदोलन में इतनी गहरे से भागीदार रही हूं कि मैं इसको पूरी तरह से नकार दूंगी। हाँ, ये जरूर है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जरूर, जब संत लोग उनको मिलने के लिए गए थे तो उनको कहा था कि मैं खुद भी कार सेवा करने के लिए चलूंगा, और अंत में वो पलट गए थे। अब आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है, या राम मंदिर भी उसमें से एक रहेगा? भ्रष्टाचार और अपराध। राम मंदिर हमारा मुद्दा है, भाजपा का, हम सब लोगों का जो हिंदुत्व के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार, अपराध और स्थायी शासन। लेकिन उन्होंने मायावती को स्थायी शासन देके देख लिया तो उनकी समझ में आ गया कि स्थायी शासन सुशासन होना चाहिए। कई बार चोर भी 24 घंटे तक घर में बैठे रहते हैं, चाय कॉफी बना के पीते हैं, आराम से लूटते हैं घर को, तो 5 साल तक लूटा गया। इसलिए स्थायित्व ही पर्याप्त नहीं है, सुशासन और स्थायित्व, ये 2 चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता की प्रमुख चीजें इस समय पर मुझको लग रही है। हमारा मुद्दा तो राम मंदिर हमेशा रहेगा जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा। तो लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो क्या गारंटी है कि फिर राम मंदिर की बात नहीं कही जाएगी? तो हमने कहाँ कहा कि हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारा तो स्थायी मुद्दा है ये। हाँ, राम जन्मभूमि में राज्य सरकार की भूमिका कितनी है? सीमित है, क्योंकि जो जहां रामलला बैठे हैं उस जगह का अधिग्रहण तो केंद्र की सरकार ने किया हुआ है।
इसलिए राज्य की सरकार को उस भूमि के बारे में अपनी तरफ से कोई भी निर्णय करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ बहुमत होगा, और आज आप, मैं जी टीवी को बोल रही, आप मार्क करिए, हम विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास करके भेजेंगे कि जहां रामलला बैठे हैं वो भूमि जो है वो राम जन्मभूमि न्यास को सौंप देनी चाहिए। केंद्र सरकार को हम प्रस्ताव पास करके जरूर भेजेंगे, और आप इसके गवाह बनेंगे। आप बिल्कुल इसको रखिएगा। इस तो नारा फिर दोहराया जाएगा कि रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं अभी तो राम राज्य का नारा होगा पहले, क्योंकि यहाँ के लोगों को राम राज्य चाहिए। जात और जमात से ऊपर उठ करके लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। उमा जी, आपको याद होगा राजीव गांधी ने भी अयोध्या से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की थी, जिस समय आप लोगों का आंदोलन चल रहा था राम मंदिर का, और उन्होंने भी राम राज्य का नारा दिया था अयोध्या में जाकर। राजीव गांधी या कांग्रेस पार्टी के राम राज्य और आपके राम राज्य में फर्क क्या है? बेसिक नहीं, फर्क नहीं होता है। बात तो ये होती है कि आप उसको कर सकते हैं कि नहीं। जैसे सेकुलरिज्म में हम दोनों मानते हैं, बस मीनिंग में अंतर है। उनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब माइनॉरिटिज्म है, हमारे लिए सेकुलरिज्म का मतलब नेशनलिज्म है। तो इसलिए रामराज वो भी कहेंगे, रामराज हम भी कहेंगे, लेकिन वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे, वो अपराधों को बर्दाश्त करेंगे, वो परिवार बात करेंगे, वो जाति बात करेंगे, वो भाई भतीजा बात करेंगे, वो हम नहीं करेंगे। उनके लिए रामराज एक नारा है, हमारे लिए रामराज एक विश्वास है, और उस रामराज को हमने करके दिखाया। गुजरात का उदाहरण हमारे सामने। आज सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं खुश है तो वो गुजरात में है। राम राज्य में किसी के साथ विरोध नहीं है, वैर नहीं है, यही राम राज्य की पहचान है। और गरीब से गरीब व्यक्ति की बात को सुना शासक ने, तो ये गुजरात में देखने को मिला। आप जितने भाजपा शासित राज्यों को देखिए, क्या वहां से एक भी मुसलमान परिवार को भागना पड़ा? यही राम राज्य की पहचान है कि कोई भी असुरक्षित नहीं है, सब निर्भय है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आर्थिक भ्रष्टाचार के भी मामले काफी उजागर हुए हैं, जितना कि कांग्रेस शासित राज्यों में है। अगर आर्थिक रिकवरी हुई है भ्रष्टाचार की, तो आपके मध्य प्रदेश से हुई है। 10 साल से आपकी सरकार है। मैंने आपसे पहले कहा कि हम तो ये कहेंगे ही नहीं कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, कोई भी निकल सकता है। लेकिन सवाल ये कि जब उसका आचरण सामने आता है तो उसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती, बल्कि कानून को अपना काम करने देती है, जैसा कि येदियुरप्पा जी के मामले में हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन उस तरह की कार्रवाई शिवराज सिंह के बारे में क्यों नहीं करती है पार्टी? मुझे तो यही समझ में नहीं आया है कि आप इस बात को यहाँ उल्लेखित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के प्रसंग बिल्कुल अलग है। नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे की जहां तक बात है, तो जो स्थितियां येदियुरप्पा की हैं वैसी स्थितियां इस देश में किसी की भी होंगी, तो हम नहीं बोलेंगे उसके पक्ष में। टिकटों के वितरण में इतना विलंब क्यों हुआ? आपकी पार्टी की आधी से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी नहीं तय हो पाए हैं। क्या ईगो क्लैश चल रहा है? ना, ईगो क्लैश नहीं, बल्कि बड़ी अजीब बात हुई है। टिकट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जो दावेदारी हुई वो अभूतपूर्व है। मैं स्वयं 1991 से यहाँ का चुनाव देख रही हूँ, लेकिन जो दावेदारी हुई वो सब एक से एक उम्मीदवार, हमको चयन करने में कठिनाई हुई। और इतने योग्य प्रत्याशियों की भरमार है हमारे पास में कि मुझे खुद पीड़ा होती है ये कहने में कि इसको दो और इसको नहीं दो। बाकी तो हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है वो कभी भी उम्मीदवार घोषित कर दे, क्योंकि कैडर हमारा नीचे काम कर रहा होता है। जनता के संपर्क में हमारा कार्यकर्ता तो निरंतर है। उम्मीदवार हम 20-21 दिन पहले भी घोषित कर दे तो हमारा काम तो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। उमा जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये मान्यता थी हम सबके दिमाग में कि पार्टी विद अ डिफरेंस, और कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता था परिवारवाद का। यह बीमारी है भारतीय जनता पार्टी में भी क्यों धीरे धीरे घर करती जा रही है? नहीं, हमारे यहाँ परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर पार्टी के परिवार, किसी व्यक्ति के परिवार में कोई लड़का या कोई उसके परिवार का अन्य सदस्य रात दिन पार्टी के लिए काम करता है और 15-20 साल तक उसका काम करने का रिकॉर्ड है, तो फिर उसका अपराध भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी नेता का बेटा है या किसी नेता की पत्नी है। फिर उसकी योग्यता यदि है कि वो चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता उसको पसंद करते हैं, जनता उसको वोट देती है, और वो 15-20 साल से लगातार काम कर रहा है, तो लेकिन नितिन गडकरी का अध्यक्ष बनना क्या साबित करता है? आज नेहरू गांधी की तो बिल्कुल तय हो गया है कि उस परिवार के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी जैसा व्यक्ति, जिसकी एक विधानसभा नहीं होगी इस देश में जहां अकेले सिंधी वोट से चुनाव जीता जा सके, वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बना। लोकतंत्र अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद उमा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह और मायावती पर लगाती रही है, क्या ऐसे नेताओं के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई होगी?
उमा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब हम जानना चाहते हैं कि आपके किरीट सोमैया जी ने और आपने काफी जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे पर, सरकार बन जाने के बाद उन आरोपों को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और नहीं तो उससे तालमेल कर लिया जाता है सरकार चलाने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी भी यही करेगी भविष्य में? नहीं, जब हमने जनता के बीच में ये बातें लाई तो हमने साथ में यह भी कहा कि हम इनको सजा देंगे। और इस मामले में जब पहले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किरीट सोमैया जो घोटाला उजागर समिति के संयोजक हैं हमारे, और हमने अभी वो पूरे के पूरे मामले केंद्र को भेजे हैं, क्योंकि केंद्र के पास में आपराधिक आर्थिक अपराधों के अन्वेषण करने वाली एजेंसियां मौजूद हैं। तो उस समय हमने स्पष्ट कहा कि मैंने खुद कहा कि या तो मायावती अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेज दें, और अगर वो गलत हैं तो हम उन्हें जेल भेजेंगे। तो इसलिए बात अब इतनी स्पष्ट हो गई है लोगों के बीच में कि इस तरह की मिली भगत की मैच फिक्सिंग की कहीं कोई संभावना नहीं है। आप देखिएगा, देश में एक लहर चल पड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का भाव पैदा हुआ है लोगों के मन में। और मैं तो ये कहूंगी कि अन्ना हजारे की जो सफलता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को क्वेश्चन खड़ा करती है कि नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है लोगों को लगता है कि नेता हाथ मिला लेते हैं। इसलिए मैं कह सकती हूं कि हम उत्तर प्रदेश की भूमि को ऐसा बनाएंगे कि लोग नेताओं का भरोसा करें, राजनीति का भरोसा करें। हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि अपराधियों के साथ में और भ्रष्टाचारियों के साथ में मिली भगत नहीं होगी। ये विश्वास हमें दिलाना होगा, नहीं तो नेताओं से और राजनीति से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और अन्ना हजारे जैसे जो लोग हैं वो एक प्रश्न तो खड़ा कर सकते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, लेकिन अन्ना हजारे का सपोर्ट तो हमें ही करना पड़ेगा एक साफ सुथरे राजनीतिक दल को प्रस्तुत करके, क्योंकि अन्ना ने कोई राजनीतिक दल तो बनाया नहीं है। तो अन्ना ने जो बात खड़ी की है कि उनने गंदगी को साफ किया है, तो उसमें फूल तो हमें ही डालने होंगे। कहा तो ये जा रहा है कि अन्ना हजारे आप लोगों के क्रिएशन है और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार समय समय पर अपना मुखौटा बदलता रहा है और इस चुनाव में मुखौटा अन्ना हजारे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अन्ना के साथ है तो ये तो अच्छी बात है। अगर संघ के स्वयंसेवक अन्ना का समर्थन करते हैं तो इसमें गलत क्या है? संघ के स्वयंसेवक तो देशभक्ति के लिए ही अपने जीवन को अर्पित करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी देशभक्ति, उस पर आज तक किसी ने शंका नहीं की। और संघ के स्वयंसेवक अगर अन्ना के आंदोलन में भागीदारी करते हैं तो उसमें गलत क्या है? तो मुझे तो ये लगता है कि अन्ना के लिए गर्व की बात है कि संघ के स्वयंसेवक उनके आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि इस चुनाव में अन्ना फैक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ग्राउंड लेवल पर। आपको लग रहा है कि अन्ना फैक्टर रहेगा? भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों के मन में जो वितृष्णा है वही अन्ना फैक्टर है। अन्ना किसी के लिए अपील करें और उसको वोट मिल जाए, इस प्रकार से ये आंदोलन नहीं हुआ अन्ना का, क्योंकि अन्ना ने उसको ऐसी दिशा ही नहीं दी। लेकिन एक बात तो आप मान लीजिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसी घृणा और नफरत का भाव जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक शामिल हो गए, ये पहली बार हुआ है। और इसलिए मैंने आपको कहा है कि अब एक राजनीतिक दल के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या राजनीति का जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको हम कायम कर सकते हैं। और मैं दावा करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कम कर सकती है। दोनों राष्ट्रीय दलों के पास नेताओं का अभाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से आप और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, दो मध्य प्रदेश के आयातित नेता, उत्तर प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं दोनों राष्ट्रीय दलों के, इसमें कितनी सच्चाई? प्रभारी तो बाहर का ही होगा। मैं तो प्रभारी हूं यहाँ पर और प्रदेश बचाओ भाजपा लाओ अभियान की प्रभारी हूं, तो प्रभारी तो बाहर का ही होगा। बाकी हमारे पास में तो एक से एक योग्य नेता है, मुख्यमंत्री के पद के योग्य हैं, मंत्री के पद के योग्य हैं, प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं। मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस का जो ब्रांड है ना, वो लोगों के माइंड में एस्टेब्लिश कर दिया मीडिया ने कि एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए, अगर दूसरा है तो यानी क्लेश है। नहीं, मैं कहती हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक पार्टी में 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो प्रधानमंत्री के योग्य हों और 1000 लोग ऐसे होने चाहिए जो मुख्यमंत्री के योग्य हों। यही डेमोक्रेसी है। ये तो गलत है साहब कि आप एक ही व्यक्ति को माने कि बस वही एक माई का लाल पैदा हुआ है, दूसरा हुआ ही नहीं है। डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस चीज को हम लोग दुरुस्त कर लें आपस में, आप और हम मिलकर के। उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार पहली बार मुझे हंसी आ रही है, खुशी हो रही, मतलब